नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कुछ कमेंट्स किए। उस कमेंट्स में उनकी कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। उस प्रश्न के विषय में हम उनका समाधान ढूंढेंगे। आइए सीखते हैं, समझते हैं कि आखिर उनका शंकाएं क्या है, उनके कमेंट्स क्या हैं, उनके प्रश्न क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस किया है। उन्होंने पूछा है कि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 और 1961 का कलम 75 75 और सबसेक्शन 5 क्या है, इसके बारे में वीडियो बनाना प्लीज़। तो दोस्तों, ये सोसाइटी एक्ट के विषय में है और इन्होंने क्वेश्चन किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझना चाहिए। और मैं पहले ये बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 और महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 दोनों अलग अलग है, वो एक नहीं है। और मेन जो है एक रूल्स है, एक्ट है, उसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे कि इसके दोनों में डिफरेंसेस क्या है। वो अगली वीडियो में कभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी इनके प्रश्नों का सवाल का जवाब देते हैं कि जो कलम 75 महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 सेक्शन 75 के अंडर में अगर कोई कमेटी इलेक्शन ईजीएम जो विशेष सर्वसाधारण सभा है वो नहीं लगाती है, उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट्स फाइल होती है रजिस्ट्रार के पास, तो वो उस चीज़ के ऊपर 75 में सोसाइटी की जो कार्यकारी मंडल को इंटीमेट करती है कि 3 महीने के भीतर आपको ईजीएम लगाना है, विशेष सर्वसाधारण सभा लेना है और 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं देंगे। और अगर उसके अंदर 3 महीने में आपकी जो भी कार्यकारिणी कमेटी है, वो कमेटी वाले अगर 3 महीने में सभा नहीं लेते, विशेष सर्वसाधारण सभा लोगों की नहीं बुलाते हैं, तो रजिस्ट्रार सेक्शन 75 सब सेक्शन 5 के अधीन इनको 5 साल का बैंड लगाएगी कि ये सोसाइटी में 3 साल का बैंड लगाएगी। सोसाइटी में 3 साल तक वो इलेक्शंस नहीं कर सकते, इनको वहाँ पे कोई भी मत रखने का अधिकार नहीं रहेगा और 100 रुपया पेनल्टी लगाएगी। ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 का उसके जो कानून है वो ये है कि सोसाइटी रजिस्ट्रार के कहने के बाद भी 3 महीने में ईजीएम नहीं लगाती है तो इनके जितने भी मेंबर्स हैं इनको 3 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ना वोट कर सकते हैं और 100 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। तो दोस्तों, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने क्वेश्चन किया, सर जी एसआरए में फ्लैट खरीदने के बाद राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहां मेरा पहला राशन कार्ड था वहां से मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया है और जहां मैंने एसआरए का फ्लैट लिया है चेंबूर में, वहां के राशन ऑफिस में राशन ऑफिसर नया कार्ड नहीं दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि आपके नाम पर रूम नहीं है और लाइट बिल भी नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 8,000 रुपये खर्च करने के बाद दलाल हमें कार्ड दे सकता है, क्या कोई उपाय है? तो सर, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने जो कमेंट्स किए हैं उसके अंदर मैं भी कन्फ्यूज़न में हूँ। पहला कन्फ्यूज़न ये है कि आपने कहा एसआरए में फ्लैट खरीदने के बाद राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ आपने कहा है क्योंकि जहाँ मेरा पहला राशन कार्ड था वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र करा लिया है। तो सर, आपने ट्रांसफ़र कराया है कि वहाँ से आपका नाम कट करवाया है? ये दोनों में बहुत डिफरेंसेस है।
मतलब आपके कहने के हिसाब से ये लग रहा है कि आपका जहाँ पे घर था वहाँ से आपने अपना नाम कटवा के दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाया है और फिर यहाँ भी कह रहे हैं मुझे राशन कार्ड दो। ऐसा मीनिंग तो नहीं है आपका। फिर दूसरा मीनिंग ये होता है कि आपने वहाँ से कट करवा रहा है और यहाँ पे आपकी जो शासनिक के अधिकारी है चेंबूर के, वो ये कह रहे हैं कि आपके नाम पे राशन कार्ड नहीं बनेगा क्योंकि आपके नाम पे घर नहीं है और लाइट बिल भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इशारे का फ्लैट आपने खरीदा है उसके अंदर जो कानूनी औपचारिकता है वो पूरी नहीं की है। इस चीज़ को जरा ध्यान से देखिए। सर्कुलर 145 सर्कुलर 145 के हिसाब से अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो आपको पहली बात तो ये चीज़ बताना पड़ेगा कि जो झोपड़ीदार है फ्लैट बेच रहा है तो एसआरए से और सोसाइटी से परमिशन लेना होगा। वो परमिशन मिलने के बाद आप एसआरए के फ्लैट बेच या परचेस कर सकते हैं। तो मतलब आपने वहाँ पे परचेस किया है लेकिन इल्लीगल तरीके से, आपने उस पे वहाँ नाम ट्रांसफ़र नहीं कराया है। अगर आप वहाँ नाम ट्रांसफ़र कराए होते तो सोसाइटी में आपको एनओसी देती, आपके लाइट बिल पे ट्रांसफ़र हो जाते थे, आपके फ्लैट्स के जो शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र हो जाते थे, आप उनको लगा के आराम से रेशन कार्ड बना सकते थे, अब मेरा कहना ये है कि भाई ये जो राशन कार्ड आप कह रहे हैं कि जो दलाल है, जो एजेंट है, वो 8,000 रुपये लेके राशन कार्ड बना के दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी ना कभी सामने आती है। इसलिए देखिए, कभी भी आप गलत काम करके अपना हेतु को प्राप्त मत कीजिए, जो है लीगल तरीके से करिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर कभी ना कभी वो चीज़ सामने आ जाती है और फिर तकलीफ हो जाती है। मेरा ही वाक्य बताता हूँ। 2014 में कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके हमारी पूरी फैमिली पे एफआईआर दर्ज किया, 395। जो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, अभी उन सब चीज़ों को बताने का समय नहीं है, वो जब केस ख़त्म हो जाएगा तो बताऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल केस आ गया है, आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया और जल्दी ख़त्म ही हो जाएगा। अब उसके अंदर सामने वाले बंदे ने क्या किया, हम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है जिसके अंदर मैं खुद नियर अबाउट 8 महीने एब्सकॉन्डिंग रहा, वांटेड रहा, और हमारा जो मैटर एंटीसिपेटरी का कोर्ट में चलता रहा और हमारे फैमिली के लोग नियर अबाउट 6 से 7 लोग बिहाइंड द बार थे, जेल में थे। उनको जामीन लेने के लिए 8 से 9 महीने लगे, बेल लेना पड़ा क्योंकि मैटर बड़ा था, 395 का, 452 का था, डकैती था। और जबकि यहाँ तक कि घर हमारे नाम पे था, मतलब मेरे अंकल का घर था, डॉक्यूमेंट्स भी हमारे हैं क्लियर्स, लाइट बिल भी मेरे अंकल के नाम से है। अब ये चीज़ें तो चलो अपनी जगह रह गई। अब यहाँ पे उस बंदे ने क्या किया, जब हम 8-9 महीने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर चले गए, हमारी आधी फैमिली जेल में, आधे हम बाहर एंटीसिपेटरी के लिए कर रहे थे, लड़ रहे थे, उस समय इन्होंने क्या किया, बोगस डॉक्यूमेंट खड़ा डाल के राशन कार्ड बनाया। अब राशन कार्ड तो बना लिया चोरी से। अब इनको ये पता नहीं है कि भाई चोरी से काम करोगे तो खुलता ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे आने के बाद हमने सब तहकीकात किया कि इन्होंने कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट बनाया है, क्योंकि ये तो शक था कि इनका इंटेंशन अलग नहीं, इनका इंटेंशन था कि हमारे रूम पे कब्जा करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट बनाना। और इन्होंने पुलिस स्टेशन को गुमराह किया था, जिसके अंदर ये बताया था कि ये हमारे डॉक्यूमेंट लेके चले गए और उसका मिसिंग कंप्लेंट लिखवाया गया एफआईआर के बाद। और डिपार्टमेंट में
अधिकारियों की मिली भगत से एजेंट पकड़ के इन्होंने बोगस डॉक्यूमेंट के ऊपर राशन कार्ड ओपन कर दिया। अब मेरी जामीन हो गई, मेरी जामीन होने के बाद मैंने बाकी लोगों के लिए भागदौड़ करके बाकी सबकी जामीन हुई। अब मैं इसके पीछे पड़ गया आरटीआई में, क्योंकि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैंने पूरा डिटेल निकाला। डिटेल निकालने का पता चला कि भैया ये लाइट बिल तो बोगस है, यहाँ की है ही नहीं। क्योंकि भाई मेरे घर के ऊपर मेरे चाचा घर पे मेरे चाचा की लाइट नाम की लाइट बिल है, वो लाइट बिल वहाँ पे है ही, दूसरा मीटर लगा नहीं, तो लाइट बिल कहाँ की है, एड्रेस यहाँ का कैसे। अब इस चीज़ के अंदर बहुत बड़ा मगजमारी हुई, जिसमें जिस अधिकारी ने बनाया था, अब मैं तो भाई देखिए छोटे अधिकारियों से बात नहीं करता, मैं सीधा चला गया सीनियर के पास, उसको बताया सर ऐसी मैटर्स है, ये डॉक्यूमेंट निकाले, मेरी कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई किया जाए। अब ये मैटर बढ़ा। एक दिन मैं गया डिपार्टमेंट में सीनियर से मिलने के लिए, तो अचानक जिस बंदे ने बनाया था मैं उनको पहचानता नहीं था, तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उन्हीं ने बनाया था। वो मेरे को देखे किसी ने बताया होगा, तो मेरे ऊपर भड़क गए, आप यहाँ क्या करो, डिपार्टमेंट में बाहर निकलो, ये करो वो करो। मैंने बोला सर ये आपका प्राइवेट ऑफिस नहीं है, आप ऐसे नहीं बता सकते, आप अपना काम करिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ सीनियर साहब का, उनसे मिलूंगा जाऊँगा, मेरी उनसे बातचीत हुई है। नहीं वो तो सर पे चढ़ गए एकदम, मैं पुलिस बुलाऊँ, बोला सर पुलिस मैं ही बुला लेता हूँ ना, आप क्यों टेंशन, मैं पुलिस बुला लेता हूँ। ये डिपार्टमेंट में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या कांड कर रहे हो आप लोग, वो सब मैं ओपन करता हूँ ना अभी। और मैं सीधा वहाँ से चला गया फर्स्ट फ्लोर पे, नहीं उसके ऊपरी मंजिल पे, शायद सांता क्रूज में सेकंड फ्लोर पे उनके सीनियर के भी सीनियर जो डिविजनल रहते हैं वो बैठते हैं, उनके पास गया, मैंने अपना कार्ड दिया ट्रस्ट का, मैंने बताया सर मैं ऐसे ऐसे ट्रस्ट चलाता हूँ और ऐसी वारदातें हुई है, और हमारे घर के ऊपर ऐसा अचानक में राशन कार्ड इशू हो गया, हमारा जब सब जुडाइज मैटर है चल रहा है कोर्ट में, तो ये क्या चीज़ हो रही है। उन्होंने देखा पूरा मैटर, तुरंत सीनियर को फ़ोन लगाया, बोले जल्दी आओ मेरे केबिन में। सीनियर को बोला भाई ये ठाकुर साहब का क्या मैटर है, बोले सर ऐसा ऐसा, बोले नहीं ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है ये फ्रॉड है करके पूरा, ये किसने किया है, बोले वो अधिकारी ने बनाया। तब मुझे मालूम पड़ा उस अधिकारी ने बनाया। बोले वो अधिकारी ने इनके साथ बदतमीजी क्यों किया, मेरे को उनको बोला मेरे को हफ्ते के भर के अंदर रिपोर्ट चाहिए इस मैटर में। अब दोस्तों ये चीज़ तो आया गया हो गई, अब मुझे नहीं मालूम है, और दूसरे दिन उस अधिकारी को अटैक आ गया, उस अधिकारी को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये चीज़ जो अधिकारी एफआईआर लिखी गई उसके स्टेटमेंट में उन अधिकारियों ने लिखा है कि इस मैटर की वजह से ये अधिकारी ने जो बनाया था, जिन्होंने कांड किया था, उनको अटैक हो गया, अटैक आ गया और एक्सपायर हो गए, ये उसके स्टेटमेंट में है अधिकारी की। तो ये जो चीज़ें हैं, उसके बाद रिलायंस एनर्जी की, उस समय रिलायंस एनर्जी थी, रिलायंस एनर्जी के पास मैटर भेजा गया, रिलायंस ने बोला कि भाई ये नंबर का कोई बिल हमारे यहाँ पे है ही, ट्रेस्ड आउट ही नहीं हो रहा है। फिर उनके लीगल के पास गया, लीगल ने कहा कि भाई इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करो। फिर एफआईआर दर्ज करा गया, लंबा प्रोसेस हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज हुआ, महाराष्ट्र शासन ने एफआईआर दर्ज किया उन लोगों के ऊपर। तो मैं आपको मेरे बताने का तात्पर्य ये था कि देखिए गलत काम कभी ना कभी आपको तकलीफ देगा, जो भी काम करें लीगल करिए, गलत काम मत कीजिए, लीगल काम कीजिए। लीगल जो कानून है उसके हिसाब से आप न्याय मांगिए, आपको मिलेगा। लेकिन आप ये बोल रहे हैं तो आप, मैं तो बोलता हूँ कंप्लेंट फाइल कीजिए ना, कंप्लेंट फाइल कीजिए। लेकिन मैं जो बोलता हूँ जब आप गलत है तो आप कंप्लेंट कैसे फाइल करेंगे। आप पहले आपका नाम प्रॉपर ट्रांसफ़र करवाइए, कमेटी में मेंबरशिप लीजिए, कमेटी की एनओसीज लीजिए, लाइट बिल ट्रांसफ़र करवाइए, शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करवाइए, उसके बाद आप डालिए, आपका राशन कार्ड बनेगा। कोई अधिकारी आपको मना नहीं कर सकता है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन आप इस तरह से जाएंगे तो नहीं होगा। आपने नाम ट्रांसफ़र करवाया या नहीं करवाया इसे आपने बताया नहीं, आपने ऑफिशियल तरीके से फ्लैट खरीदा है या नहीं खरीदा ये आपने बताया नहीं। मैंने हमारी वीडियो में बार बार कहा है, एसआरए में फ्लैट खरीदने के पहले आपको एसआरए की परमिशन लेनी होती है। अलॉटमेंट के बाद अगर आपको ये होता है तो आपको सोसाइटी की भी परमिशन लेनी होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और गलत काम मत कीजिए। आपका जो है आपका लीगल एक्ट चलिए, लीगल करवाइए और उसके बाद आप बनाइए, आपका काम हो जाएगा।
फिर उसके तीसरे सब्सक्राइबर है 2009 का खरीदी खेत है और 2012 का मेरा इलेक्शन उतारा है, 2011 का आधार कार्ड है और 2010 की जनगणना में नाम है, क्या मेरा घर पात्र होगा? तो सर 2009 का खरीदी खत है, तो खरीदी खत की वैल्यू तब होती है जब खरीदी खत के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र किए हैं या आप बनाए। खाली खरीदी खत की मान्यता नहीं होगी सर, खरीदी खत की खाली मान्यता नहीं होगी क्योंकि आपने झोपड़पट्टी में घर खरीदा, नोटराइज डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो उसकी मान्यता नहीं होती। आपको वहाँ डॉक्यूमेंट चाहिए जो 16/5/2018 का जीआर कह रहा है कि आपको 1/1/2000 से लेके 1/1/2000 के बाद से लेके आपका 1/1/2011 तक के बीच के डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो ये आपकी पात्रता है, अदरवाइज नहीं होगी। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, मैंने कितनी बार कहा है, अगर जिन्होंने एनेक्शन के बाद घर खरीदा है तो कृपया उस विषय में मैं हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई उस पर कोई कानून नहीं है, और अगर कानून नहीं है तो मैं अपने कानून से अपने मन से कानून नहीं बना सकता, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। और जिसके डॉक्यूमेंट 1/1/2011 के बाद है की पात्रता नहीं होगी। अब आप मैंने बता दिया कि जो पिछला जो राशन कार्ड का मैटर था गलत तरीके से करना करिए, आपकी मर्जी, मैं उसके अंदर रोकूंगा नहीं और मैं इंटरेस्ट भी नहीं है। दूसरी चीज़ें चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता रहा हूँ कि मुझे बहुत लोग कहते फ़ोन करके पूछते सर आप एसआरए काम करते हो? सर मैं एसआरए का काम नहीं करता हूँ, मैं एसआरए के बारे में मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मैं एसआरए के कानून बताता हूँ, एसआरए में आपकी क्या तकलीफ है, मैं जितना हो सके आपको मार्गदर्शन करूँगा, मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरा काम है ही नहीं। बहुत जन बोलते हैं सर मेरी पात्रता कर दो, सर मेरा काम नहीं है वो। अब मुझे पात्रता करवाना अगर होता था तो मैं 2000 ईयर ऑफ 2000 से मैं एसआरए में हूँ, तब तो मेरा बड़ा ऑफिस होता था बगल में एसआरए के, पात्रता के लिए बैठा था, डेली 50 कस्टमर आते थे। कि मुझे नहीं करना है, मुझे उसमें रुचि नहीं है, मुझे उसमें रुचि नहीं है। मैं लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ और अपनी जो लड़ाई है वो लड़ता हूँ। इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं लोगों के लिए जाके भागदौड़ी करूँ, उनसे पैसे लूँ और उनका काम कराऊँ, वो काम मेरा नहीं है। उसके लिए दलाल बहुत है मार्केट में, जो एजेंट है बहुत है, पूरे लाइन से ऑफिसेज हैं, तो उसके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, ये आपका काम है। मैं सिर्फ आपको रास्ता मार्ग दिखाऊंगा कैसे करना है, कहाँ जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब दोस्तों दूसरा चौथा है, दो शायद इन्हीं सब्सक्राइबर का है, 2016 का बायोमेट्रिक सर्वे का सशुल्क पात्रता लेना चाहिए। जिनके घर पर बायोमेट्रिक नंबर है वो अपनी पात्रता उनकी पात्रता प्रमाण करना चाहिए, मतलब प्रमाणित करना चाहिए। तो सर बायोमेट्रिक का मतलब पात्रता नहीं होती, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। बायोमेट्रिक का मतलब पात्रता नहीं होती है। बायोमेट्रिक का रूल है कि जब आप बायोमेट्रिक किसी भी एरिया में करते हो तो वहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स है सब पे आपको नंबरिंग करना है, सबका बायोमेट्रिक करना है, भले वो झोपड़े एक दिन पहले के बने हो। कि पात्रता का डिसाइड करना जो बायोमेट्रिक के जो सर्वेयर है उनका काम नहीं है, ये काम कंप्टेंट अथॉरिटी का है। कंप्टेंट अथॉरिटी के पास जो भी डॉक्यूमेंट जाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट कब के हैं, वैलिड है या अनवैलिड है, वो आपको उस पर डिटेल देंगे, एनेक्शर में आपका नाम आएगा, लेकिन आपके डिटेल्स आएंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो प्रायर टू डेटम लाइन नहीं है, इसलिए आपकी झोपड़ी अपात्र है, ये रिमार्क मार के आपको देंगे। लेकिन आपने जो बोला कि बायोमेट्रिक सर्वे का सशुल्क पात्रता ले लेना चाहिए, तो सर ये चीज़ के लिए अगर कहेंगे ना तो सरकार को 2024 तक के सभी झोपड़े पात्र करने का ऑर्डर निकालना पड़ेगा, और उससे भी फर्क पड़ेगा नहीं सर दोस्तों, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, झोपड़पट्टी बढ़ती ही रहेगी, दिन पे दिन बढ़ेगी। सोचिए 97 से सारे चल रहे लेकिन झोपड़पट्टी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रॉब्लम वही है,
प्रॉब्लम वही है, जितनी झोपड़ियाँ टूटती हैं उतनी बनती जा रही है। तकलीफ है, सरकार का भी इस पे ध्यान नहीं है। सरकार अगर इस पे नकेल डालती थी 1997 में, उसी समय नकेल डाल देती थी ना, तो आज ये नौबत नहीं आती थी। आज मैंने देखा बहुत सारे इलाके हैं मालाड वगैरह में जहाँ पे अभी 2012-13 में चालियाँ बनी हैं, पूरी लंबी की लंबी चालियाँ बनी हैं, और घर भी पीछे के नीचे के अलग ऊपर के अलग। अब बताइए वो कैसे पात्र होंगे वो लोग। तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार है। जब हम कोई भी घर खरीदते या कोई भी घर बनाते तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई हमारा प्रायर टू डेटम लाइन नहीं है तो हमें घर नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको सोचना है सर। अगर सब काम सरकार सोचेगी तब तो आप तो दिन पे दिन झोपड़ी बनाते जाएंगे, बोलेंगे ये भी पात्र करो वही भी पात्र करो। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के जो नियम है उसके पालन करना चाहिए। अब पांचवा क्वेश्चन है सर, एक फैमिली है जिनको उनका मुंबई का झोपड़ा तोड़कर बिल्डिंग में घर मिला था, तो उन लोगों ने कुछ ही साल में जो बिल्डिंग में है वह घर बेच दिया और फिर से झोपड़पट्टी नेक्स्ट स्टेशन मतलब अगल बगल के स्टेशन में जो दूसरी जगह पर घर लिया। अगर उस जगह पर ऐसा आता है तो उनको घर मिलेगा बिल्डिंग में? दोस्तों अभी क्या मैं बताऊं, इस बारे में क्या बोलूं मैं, क्योंकि यही चीज़ मैंने हर बार समझाया। सर्कुलर 145 में बताया मैंने, सर्कुलर 145 ये बोल रहा है कि अगर कोई घर खरीदता भी है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि क्या किसी सरकारी योजना में उसको लाभ पहले मिल चुका है या नहीं। अगर मिला है तो वो पात्र नहीं होगा घर खरीदने के लिए। यहाँ तो फिर से घर लेने की बात हो रही है, यहाँ तो फिर से फ्री में लेने की बात हो रही है, तो गलत है। आप जो काम कर रहे हैं ना, जो भी लोग कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आगे चल के पछताएंगे। सब प्रॉब्लम ये होगा ना दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि सरकार के पास डिटेल्स नहीं है। सरकार मतलब मेरा मतलब ये सफ़ेद पोश नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रतिनिधि है। सरकार के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, जो सरकार को संभाल रहे हैं, जो सरकार के अंदर जितने डेटा हैं सब कुछ को रख रहे हैं। तो दोस्तों अगर मुंबई में एक छोटा बच्चा भी पैदा होता है ना तो उसकी भी एंट्री हो जाती है समझ में। तो आप ये मत समझिए कि आपने वडाला से बेच दिया है, खार में आके एक झोपड़ा खरीद लिए। डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड रहता है, तो रिकॉर्ड अगर निकल गया बाय चांस, मैं ये नहीं बोलता हूँ अब इसने कब खींचा, अभी रिसेंट में अगर बेचा है तो ये साथ समझ लो कि आपका आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी अब आधार कार्ड लगता है और आपके आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। अब जब आपका वहाँ पे अलॉटमेंट में आएगा, आप आधार कार्ड दोगे तो आपका वहाँ एंट्री दिखा देगी कि ऑलरेडी आपको एक घर मिल चुका है। तुरंत आपका वो घर सीज होगा और प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के लिए रिजर्व में डाल दिया जाएगा। आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी सर, आप कोर्ट भी जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी, आपका नुकसान हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर लेना भी है तो आपके जो 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनके नाम से लीजिए, क्योंकि सरकार ने कहा एक फैमिली को एक घर, एक बार लाभ, दोबारा नहीं, दोबारा कोई भी स्कीम में नहीं मिलेगा। आप समझो एसआरए में है, आपका एक रूम जो चला गया पीएपी में, तो आपको या तो एसआरए में लेना पड़ेगा या पीएपी में। एक फैमिली एक घर और एक ही बार लाभ मिलेगा, दो बार नहीं। तो इस चीज़ को समझिए। जो भी दर्शक मेरे देख रहे हैं, इन लोगों को समझाइए कि काम मत करिए। सरकार की योजना का लाभ है, लाभ मिला है, उसका लाभ उठाइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, बेच भी रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, तो अपने नाम पे मत खरीदिए, क्योंकि आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों के आधार कार्ड वहाँ पे लिंक किए जाते हैं।
इस बात को समझ के चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ जैसे ही डालोगे ना, वहाँ मालूम पड़ जाएगा भैया ये घर मिला था आपने ये सन में बेचा है, आपके जो रूम है ना पीएपी में चले जाएंगे, सरकार ले लेगी वो आपको कतई नहीं देगी। तो ये मत समझिए सरकार को पता नहीं, सरकार के पास हर डाटा रहता है। जैसे मैंने बताया ना कि सरकार की एक ही गलती थी खाली वो, कि उस चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं किया गया है। जो झोपड़ा क्रमांक, ये तो ये मतदार यादी में जो झोपड़ा क्रमांक डाला गया ना दोस्तों, वो इसीलिए डाला गया है कि मुंबई में एक्चुअली कितने परिवार रहते हैं और एक परिवार में कितने लोग हैं। समझ रहे हैं, सरकार बेवकूफ़ नहीं है, ऐसे नहीं सरकार बना के हर चीज़ का डेटा रख रही है। तो आप अपनी होशियारी में कहें ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपके पास जो जमा पूंजी वही ख़त्म कर दें, तो मत कीजिए। मैं समझा रहा हूँ, मत कीजिए। ये डबल के चक्कर में पता चला जो मेरा था वही खो गया। दोस्तों मत कीजिए। सरकारी लाभ सिर्फ एक फैमिली को एक बार मिलेगा पूरे लाइफ भर में, ये नहीं कि ये साल हो तो अगले साल मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, एक बार पूरी लाइफ में। तो अब आपको सोचना है दोस्तों क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपकी अपनी निजी सोच है। मेरा काम है मार्गदर्शन करना, मैं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो सरकार का नियम है वो नियम बता रहा हूँ। अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अभी मुझे 2 दिन पहले एक फ़ोन आए थे, अब कहाँ से आए थे ये मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि क्या होते प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके अंदर ना नाम बताऊँगा मैं। उन्होंने मुझे यही पूछा कि सर मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है 2009 का, मेरे को लगता है 2009 का जो मैटर्स है ना शायद उन्हीं का ही है, ऐसा मुझे डाउट है। तो मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं है। तो उन्होंने बोला 2009 का है, डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, वहाँ लाइट बिल किसी के पास थी नहीं, लाइट बहुत बाद लगी, अब भी लगी है, ये सब बातें हुई। मैंने बोला सर मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ मार्गदर्शन करता हूँ, मैं पात्रपात नहीं करवाता हूँ। बहुत देर तक बातचीत हुई। मैंने उनको लास्ट पे यही बोला सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट 2010 के हैं तो आपकी सशुल्क पात्रता होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि गोरेगांव में एक हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो वो बोले कि भाई मैं पात्रता करा के दूंगा। मैं बोला सर आप करवाइए, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जहाँ कानून नहीं है वहाँ सिर्फ ना का मतलब ना। अब आप जिस हिसाब से भी करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई करके देता है तो ले लीजिए, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी नहीं बोलूँगा। मैं हमेशा एक ही कहूँगा, नहीं का मतलब नहीं, कानून नहीं है तो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये आपको सोचना है। भाई मार्केट में तो दुकानें खुली है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं, होगा कोई पैसे लेके करा के देगा, लेकिन मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता इस बारे में कोई करा बना के देता है या नहीं देता है या पात्र कराता है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसमें बहुत सम प्रॉब्लम मोस्टली क्या होता है कि जब मूल परिशिष्ट 2 फाइनल होती ना, तो उस समय जो सोसाइटी और बिल्डर की चाहते हैं ना, उसमें से बहुत लोगों का बिना डॉक्यूमेंट पात्रता हो जाती है, ये 100% है। आप कोई भी एनेक्शल देखिए, बहुत लोग होंगे जिसमें डॉक्यूमेंट नहीं, पात्र हैं, होता है। उस भीड़ में अगर निकल गए तो आपके तक है, अन्यथा सेपरेट पात्रता में तो भाई आपका नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, वो अधिकारी कितने भी पैसे ले, को मालूम है कि कभी ये उल्टा हो गया तो अधिकारी की नौकरी चली जाएगी, सरकार की रेवेन्यू है, सरकार का नुकसान होगा, इस चीज़ को समझिए आप। और भाई पात्रता आप कहीं से भी करवाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्गदर्शन अगर चाहिए तो आप कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट मैंने नहीं भी उठाया क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं सर, मैं भी बोलते बोलते थक जाता हूँ, मेरी आवाज़ बैठने लगती, दिन भर वही काम कर रहा हूँ मैं।
तो आपके अगर कोई गंभीर विषय है तो आप मुझे कमेंट करिए। कहाँ पे? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे डालिए, या तो आप मुझे चैनल पे कमेंट कीजिए। चैनल पे कमेंट कीजिए, आपका नंबर डालिए, मैं आपको कॉल करूँगा। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कॉल करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा, तो रिप्लाई भी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को मैं रिप्लाई देता भी हूँ। आज भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई। उनके अपने प्रश्न थे, उसमें से बहुत लंबी बातचीत हुई, तो उनको मैं रिप्लाई किया, मैं हर चीज़ का रिप्लाई किया। हालांकि उनके थोड़े क्वेश्चन में समझा नहीं, लेकिन मैं अपने हिसाब से उनको बताया। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जब हम लिखा पढ़ी करते हैं ना, तो उसके अंदर हर चीज़ समझ में नहीं आती, और बात करेंगे तो क्लियर हो जाता है। इसके लिए मैं देखता हूँ कि अगर किसी का सीरियस प्रॉब्लम है तो मैं खुद कॉल करता हूँ। शायद मुझे लगता है कि हो सकता है मेरी ज़रूरत है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों, मैं एक ही चाहूँगा, जो भी करिए लीगल करिए, लीगल के अलावा मत करिए। बाकी आपकी मर्जी, आपकी सोच है, आप जैसे भी करें, आपकी मर्जी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर किसी और विषय में। आज जो भी क्वेश्चन थे हमने जवाब दिए, और जो भी सब्सक्राइबर है जिसका भी क्वेश्चन है, उनको पता है कि उन्होंने क्वेश्चन किए, मेरे जो भी जो मैंने जवाब दिए उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। और जिसका मैंने कहा कि भाई पात्रता नहीं होगी, तो सर वो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ, सरकार कहती है, सरकार के कानून कहते हैं, मैं नहीं। क्योंकि ना तो मैं पात्र करने वाला हूँ, ना करवाने वाला हूँ। तो ये जो सरकार की नियम है, जो लिखित तौर पे, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी इलीगल आप करवाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसमें लेना देना भी नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाराष्ट्र।